हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज से मैं वही जोश जुनून के साथ एक चैप्टर से लेकर 16 चैप्टर तक वीवीआई टॉपिक ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव कंप्लीट कराने वाला हूँ। और ये आप बढ़िया से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, इसको याद कर लेते हैं तो आप उम्मीद रखिए कि आप बायोलॉजी 100 में 100 आप बनाइएगा। पूरा क्वेश्चन आपका लड़ेगा, एकदम हम लोग गर्दा उड़ा देंगे मिलकर, ठीक है। तो इसका पार्ट बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि एक चैप्टर नहीं है, एक चैप्टर से करीब लेकर 16 चैप्टर तक ऐसे ही आपको पूरा नोट्स के साथ मिलेगा। अगर जिनको भी नोट्स की आवश्यकता है, ज़रूरत है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ से आपको नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए ऊपर लिखा है बायो विजन क्लासेस। देखिए हम स्पेशल शाम को बायोलॉजी का क्लास चलाते हैं, तो वो मेरा कोचिंग का नाम है, ठीक है, जो कहाँ है जी, बड़हरिया रोड तरवारा। अगर इसमें भी किसी को आकर क्लास करना है तो अभी चल रहा है क्लास, करीब जनवरी तक चलेगा, तो आप उसमें भी आकर ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। तो वही हम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, देखिए यहाँ पे लिखा है ना, सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव नोट्स, और ये पहला चैप्टर है, ठीक है। अब मेरा यूट्यूब चैनल का ये लोगो है, ठीक है। तो चलिए हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं लेते, अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान दीजिए, अगर बात की जाए तो पहला हम लोग प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिए। देखिए पहला प्रश्न कह रहा है ऑब्जेक्टिव में जब नर और मादा गैमेट में युग्मक होता है तब यह कहलाता है। देखिए इसमें आंसर भी सबका है, क्योंकि हम वैसे बनाए हैं कि आप लोग को आंसर ढूंढना ना पड़े, आपको मिल जाए। तो देखिए ये जो ए नंबर ऑप्शन है ना, ये गलत है, ठीक है, गलती से मिस प्रिंट हो गया है, मतलब वहाँ पे हो गया है। तो ये कह रहा है जब नर और मादा गैमेट में जब नर और मादा गैमेट में युग्मक होता है तब क्या कहलाता है। युग्मक होता है तब क्या कहलाता है, लैंगिक जनन कहलाता है। क्या कहलाता है जी, लैंगिक जनन कहलाता है, ठीक है। अगला दूसरा प्रश्न कह रहा है जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होती है तो क्या कहलाता है जी, अलैंगिक जनन कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू, अलैंगिक जनन कहलाता है, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे, इसका परिभाषा तो आप लोग को पता होगा, ठीक है। अगला देखिए इसमें सबका आंसर है, ठीक है। अगर बात की जाए 3 नंबर, तो कह रहे एकल पुंज यानी कुलोन कहते हैं। एकल पुंज के संबंध में निम्नलिखित में कौन सही मतलब है। आकारी रूप से समान होता है, अनुवांशिक रूप से समान होते हैं, तो यही आपका सही हो जाएगा, सी नंबर। आकारकीय तथा अनुवांशिक रूप से ये क्या होते हैं जी, समान होते हैं, ठीक है बाबू। देखिए चौथे नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है कि इसमें जनक कोशिका दो में विभक्त होकर एक नए जीवों का निर्माण करती है। तो मोनेरा में भी होता है और प्रोटिस्टा में भी होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। 5 नंबर कह रहा है कि द्विखंडन किस में पाया जाता है। तो अमीबा में पाया जाता है और पैरामीशियम में पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, अमीबा तथा पैरामीशियम, ठीक है। आगे देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एक बार नहीं अनेक बार आपके एग्जाम में पूछता है। मुकुलन का उदाहरण है, तो मुकुलन द्वारा किस में जनन होता है, दो ही में होता है, ईस्ट और हाइड्रा। तो इसमें देखिए ईस्ट दिया है तो ईस्ट में ही होगा, ठीक है। जेमलस बनते हैं, जेमलस किससे बनते हैं जी बाबू, स्पंज से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। आगे देखिए अगला प्रश्न आप लोग देखिए। 8 नंबर देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि इनमें कौन पुष्पी पौधों के जनन में काम नहीं आता है। तो कंद, भतूरी, प्रकंद ये सब आते हैं, लेकिन जो कुनोडिया होता है ये नहीं आता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है कि इनमें किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है। जलकुंभी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है बाबू, जलकुंभी को कहा जाता है, ठीक है। चलिए 10 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींचता है। तो कौन खींचता है जी, जलकुंभी खींचता है, ठीक है। 11 नंबर देखिए कह रहे हैं इनमें किस पौधे की पत्ती के कटे किनारे से अपस्थानिक कलिकाएं उत्पन्न होती है। तो ब्रायोफिल्म पत्थरचूर का नाम सुना है ना, ये पत्थरचूर जो है, जो ब्रायोफिल्म है, अगर किसी व्यक्ति को पथरी होता है तो इसी का पत्ता दिया जाता है, आप लोगों को भी पता होगा। अगला देखिए अगला प्रश्न है कि इनमें कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है। तो कौन है जी, बांस है। कौन है बाबू, बांस है। 13 नंबर प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित किस में 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलते हैं। तो जो नीला किरंजी होता है उसी में 12 वर्ष में मात्र एक बार पुष्प खिलते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आता होगा, ठीक है। अगला देखिए अगला है मध्य चक्र पाई जाती है, किस में पाई जाती है, गाय में भी पाई जाती है, भैंस में भी पाई जाती है, कुत्ता में भी पाई जाती है, और डी इनमें से सभी में पाई जाती है। ऋतुस्राव चक्र पाई जाती है, मनुष्य में पाई जाती है,
बंदर में पाई जाती है, चिंपैंजी में पाई जाती है और डी नंबर इनमें से सभी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि 15 तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 15 के आगे हम लोग प्रश्न देखते हैं, उसके बाद सब्जेक्टिव भी है। ठीक है, 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि युग्मक जनन बनता है। जो युग्मक जनन होता है वो किस में बनता है? केवल नर में, केवल मादा में। लेकिन बात की जाए तो नर और मादा दोनों में युग्मक जनन बनता है। 17 नंबर कह रहा है कि एकलिंगता की स्थिति को उल्लेखित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया था? किस शब्द का? विषम युग्मक। किसका जी? विषम युग्मक शब्द का प्रयोग किया गया है। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कि इनमें कौन उभयलिंगाश्रयी है? उभयलिंगाश्रयी कौन है? तो स्पंज भी है, टेपिटम भी है, जोंक भी है। तो इनमें से क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। डी नंबर इनमें से सभी। 19 नंबर प्रश्न देखिए। 19 नंबर प्रश्न कह रहा है कि इनमें कौन उभयलिंगाश्रयी है? उभयलिंगाश्रयी है तो कौन है जी? पपीता, खजूर, नारियल ये नहीं है, बल्कि जो नारियल है यही इसका उभयलिंगाश्रयी है। ठीक है, ये क्वेश्चन जब पूछता है ना तो आदमी डाउट हो जाता है, डाउट में पड़ जाता है। ठीक है, इस पर ध्यान दीजिएगा, अभी हम आपको समझाएंगे। मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो युग्मकों का रहा है तब होगा 23। अगर वही कहेगा कि मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है तब होगा 46। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 23 हो जाएगा। ठीक है, 21 में प्रश्न कर रहे हैं माका का और सूत्री विभाजन यानी 2n में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो माका कितना होता है? उसका गुणसूत्र 40 होता है, तो 2n इसमें डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 20 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। 22 नंबर प्रश्न क्या कर रहे हैं? ध्यान दीजिए। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में किस पादप काय अवगुणित होता है? इनमें सब आपको बताना है कौन पादप काय अवगुणित होता है। सवाल भी होता है, कॉफ भी होता है, ब्रायोफिलम भी होता है, यानी ब्रायोफाइटा भी होता है, और डी नंबर इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न कर रहे हैं इनमें किस समुदाय के पौधे में निषेचन के लिए जल माध्यम आवश्यक है? तो शैवाल में भी आवश्यक है, ब्रायोफाइटा में भी है, टेरिडोफाइटा में भी है, और डी नंबर इनमें से सभी में भी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, 24 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जब युग्मक संलयन जीव शरीर के बाहर का होता है तब क्या कहलाता है? बाह्य निषेचन कहलाता है। आप लोग निषेचन पढ़े होंगे तो आप लोगों को मिला होगा कि निषेचन दो प्रकार के होते हैं, एक बाह्य निषेचन और दूसरा आंतरिक निषेचन। 25 नंबर प्रश्न देखिए। कह रहा है कि इनमें कौन अंडप्रजक हैं? अंडे देने वाला है। मुर्गी भी है, सांप भी है, मगरमच्छ है। डी नंबर इनमें से सभी हो जाए। अगर आपको नोट्स चाहिए तो ये जो मेरा नंबर है ना, कॉन्टैक्ट नंबर, इस पर आप व्हाट्सएप पे हाई लिख कर भेज सकते हैं। ठीक है, आपको नोट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है बाबू, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए 26 नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं। 26 नंबर क्या कह रहा है? कह रहे हैं इनमें कौन सा भाग द्विगुणित है? कौन सा भाग द्विगुणित है जी? युग्मनज जो है ये द्विगुणित है। ठीक है, 27 नंबर कह रहा है कि इनमें कौन सा भाग अगुणित है? तो कौन है? प्राग जो है ये भी क्या है जी? अगुणित है। उसके बाद कह रहा है 28 नंबर कि इनमें कौन वाक्य सही नहीं है? तो इनमें वाक्य की सही की बात की जाए तो आप पढ़िएगा तो उसमें पता चल जाएगा कि इसका जो बी नंबर है इसका वाक्य सही नहीं है। अंडा से बीज के रूप में विकसित नहीं होता है। ठीक है, सॉरी विकसित होता है। अब देखिए आज ये यहाँ पे अब आपका आ जाएगा सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, बीबीआई बिहार बोर्ड मॉडल, मतलब दो मार्क्स के लिए सब आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी कुछ हम आपको बता देते। देखिए 6ठा चैप्टर तक हम आंसर के साथ बनवाए हैं। ठीक है, 7वां चैप्टर से केवल ऑब्जेक्टिव का आंसर है, बाकी जो सब्जेक्टिव है हम 7वां चैप्टर से पहले आपको ऑब्जेक्टिव ऐसे बता देंगे, जो सब्जेक्टिव है वो हम अपने बोर्ड पे लिख कर उसको आंसर के साथ हम आपको समझाएंगे। यहाँ तक मतलब 6 चैप्टर तक हम इसमें पूरा सब्जेक्टिव लिखे भी हैं, लिखवाए भी हैं। ठीक है, चलिए देखिए पहला हम लोग का टॉपिक है, इसमें 5-6 बता देते हैं, उसके बाद रहने देंगे। लाइफ स्पैन, जीवन काल। तो बताइएगा जीवों के जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को लाइफ स्पैन कहते हैं। देखिए इस पृथ्वी पे जितने भी जीव हैं उनका जन्म होना एक निश्चित है, मतलब जन्म होना और मरना क्या है जी? निश्चित है। तो इसके बीच के जो अंतराल होता है ना उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लाइफ स्पैन कहते हैं। ठीक है, इसमें जितने भी जीव आते हैं वो साइज से कोई रिलेशन नहीं रहते हैं। जैसे में एक क्रो हो गया, दूसरा पैरोट हो गया। क्रो के अपेक्षाकृत जो पैरोट है बहुत छोटा है, लेकिन क्रो कितना साल जीता है? 15 साल जीता है, लेकिन जो पैरोट है 140 साल जीता है। तो इसमें इसीलिए बोले हैं कि इसमें साइज से कोई रिलेशन नहीं होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको लाइफ स्पैन समझ में आ गया होगा। अगला रिप्रोडक्शन, जनन या प्रजनन। तो बताइएगा जनन जीवों की वह क्षमता है, जनन जीवों की वह क्षमता है जिसमें जीव अपने जैसे
जिसमें जीव अपने जैसे समान शिशु को क्या करते हैं बाबू, जन्म देते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं, जनन कहते हैं। मान लीजिए कोई जीव है, अपने ही जैसे समान शिशु को जन्म दे रहा है, तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। अगला है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होती है। मान लीजिए कोई संतति है और उसकी उत्पत्ति मात्र एक जनक के द्वारा होती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, यानी अलैंगिक जनन कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला है बॉर्डिंग, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। बॉर्डिंग मुकुलन, तो बताइएगा बर्ड के द्वारा बर्ड के द्वारा बने संतति को क्या कहते हैं, बर्डिंग कहते हैं, और इसका बेस्ट एग्जाम्पल हाइड्रा और ईस्ट को माना जाता है। ठीक है। अगला वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी कायिक जनन। कायिक जनन क्या है, तो बताइएगा जब किसी पौधे के पुष्प को छोड़कर, मान लीजिए एक पौधा है और उसमें जो पुष्प है ना, उस पुष्प को छोड़कर अन्य किसी भाग जिसमें जड़, तना, पत्ती एवं कली से नई संतति का निर्माण होता है, तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। जैसे में आप लोग गुलाब का पौधा देखें ना, उसका तना काट कर आप कहीं लगा दीजिएगा तो एक नई संतति का निर्माण हो जाएगा। अगला देखिए स्पोर्लेशन, बीजाणु जनन। बताइएगा स्पोर से नई संतति का बनना स्पोर्लेशन कहलाता है, और इसके अंतर्गत स्पाइरो गैरा आता है। ठीक है। स्पोर है, उससे एक नई संतति का निर्माण होगा तो उसे स्पोर्लेशन कहेंगे। मोनोकार्पिक प्लांट यानी मोनोकार्पिक पौधा। बताइएगा वैसा पौधा जो अपने जीवन काल में एक बार पुष्प धारण करता है। मान लीजिए कोई पौधा है, अब पूरे जीवन काल में मात्र एक ही बार पुष्प धारण करेगा और फलस्वरूप फल उत्पन्न करेगा, मृत हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, मृत हो जाएगा, तो ऐसे पौधे को हम लोग क्या कहते हैं, मोनोकार्पिक प्लांट कहते हैं। जैसे में धान हो गया, गेहूँ हो गया, ये सब एक ही वर्ष में एक ही बार फल फूलेंगे और फिर क्या हो जाएंगे, मृत हो जाएंगे। पॉलीकार्पिक पौधा, तो बताइएगा इनमें आने वाले पौधे 12 होते हैं। इनमें जितने भी पौधे होंगे वो सब क्या होंगे, 12 होंगे, जो परिपक्व होने पर प्रत्येक एक स्पेशल सीजन में फूल धारण करते हैं या फल धारण करते हैं। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीकार्पिक प्लांट कहते हैं। जैसे मैंगो हो गया, गुआवा हो गया, लीची हो गया, etc। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है। इसके आगे जो है हम आपको कल इसका वीडियो अगला पार्ट हम लेकर आएंगे। तो आज के लिए बस हम लोग इतना रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।